साथियों नमस्कार, एग्जाम माइंड पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हुमायूं होगी और इससे पहले क्लास हमने बाबर पढ़ा दिया था। ये आधुनिक इतिहास की क्लास है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। जैसे बिहार में आप किसी भी एग्जाम में और उत्तर प्रदेश किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एसएससी जो भी एग्जाम है, आरओ, और बिहार में बीपीएससी टीआरई 4, बीएसएससी इंटर लेवल, बीपीएससी आपका पीसीएस लेवल और यूपी पीसीएस के रीट राजस्थान उत्तराखंड और रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और जीडी के लिए। तो यह आधुनिक इतिहास की क्लास होगी और इससे पहले हमने आपको बाबर के बारे में क्लास ले लिया है, क्लास बता दिया है। अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर का भारत में प्रवेश और पानीपत का प्रथम युद्ध और बाबर की पूरी शासन प्रणाली को हमने इससे पहले की क्लास में 1 क्लास में बता दिया है। क्लास 2 है मुगल वंश आधुनिक इतिहास में। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, अकबर और जहांगीर के बारे में हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम माइंड से जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। और इसका ऐप भी है, आप कोर्स परचेज करके जीके जीएस रेलवे के लिए खरीद सकते हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए। चलिए बात देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। 1530 से 1540 के बीच ये हुमायूं का क्या था भैया, तो पहला ड्यूरेशन था 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं, बाबर के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठता है, तो हुमायूं बैठता है। बाबर का ये सबसे बड़ा पुत्र था जिसकी उम्र 23 वर्ष थी। गद्दी पर बैठते समय हुमायूं की उम्र कितनी थी, तो 23 वर्ष थी। इसके बाद इसके 3 और भाई थे। कौन कौन थे, तो कामरान मिर्जा कंधार काबुल का साम्राज्य देख रहे थे, मिर्जा अश्करी जो संभल का साम्राज्य देख रहा था, और मिर्जा हिंदाल जो अलवर और मेवाड़ का साम्राज्य देख रहा था। तो इस तरह से ये अपने भाइयों में बड़ा होने की वजह से इसको दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया जाता है। बाकी इन तीनों भाइयों को अलग अलग राज्य दे दिया जाता है। अब यहाँ दिया है इसका बाबर का सबसे बड़ा पुत्र 23 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। मूल नाम क्या था इसका, तो मिर्जा नासिर उद्दीन बैग हुमायूं था इसका नाम, ठीक है। अर्थात इसका नाम क्या था, तो मिर्जा नासिर उद्दीन बैग हुमायूं। किसका पूरा नाम था, हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो मिर्जा नासिर उद्दीन बैग हुमायूं था। हुमायूं के भाइयों के नियंत्रण वाले ये क्षेत्र थे। तो इस तरह से कामरान, मिर्जा अश्करी और मिर्जा हिंदाल। अब हम बात करते हैं दोस्तों हुमायूं का प्रारंभिक शासन काल के बारे में, ठीक है। तो हुमायूं का जो प्रारंभिक शासन काल था 1530 से 1540 ईस्वी था। कब से था, तो 1530 से 1540 ईस्वी था। करा शासन की शुरुआत में ही आंतरिक संघर्ष और अफगानों के विद्रोह से जूझना पड़ा। तो हम आपको बता दें कि जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो एक तरफ इसको अफगानों ने घेरा, मतलब अफगानों ने चढ़ाई कर दिया, और एक तरफ शेरशाह सूरी जो बिहार से था, तो सासाराम के क्षेत्र से इधर से ये चढ़ाई कर दिया और हुमायूं को अपना गद्दी बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं करा सबसे बड़ी चुनौती शेर खां, बाद में शेरशाह सूरी, मतलब सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए कौन था, तो शेर खां था। कौन था भैया, तो शेर खां था। और इसने किसकी स्थापना की, तो दिन पनाह की स्थापना इसने किया 1916 दिया, यहाँ पे 1633 होगा भैया, ठीक है। ये गलत प्रिंट हो गया है, 1633 हो जाएगा, ठीक है। 1633, ध्यान, सॉरी 1600 नहीं 1500 होगा, क्षमा चाहेंगे, 1533 हो जाएगा, बाई मिस्टेक है ये 1533, ठीक है। यह मिस प्रिंट हो गया भैया, ठीक है, क्षमा चाहेंगे। तो 1533 में इसने दिनपना को बसाया। 1533 में दिनपना, यह दिनपना क्या है, तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी इसने बनाया था, बसाया था, तो दिनपना को बसाया। अब बात करते हैं हम लोग हुमायूं के प्रमुख युद्ध के बारे में। तो देवरिया का युद्ध 1531 में इसने लड़ा, ठीक है। देवरिया का युद्ध प्रारंभिक समय में हुमायूं ने अफगान
अफगान ताकतों को क्या कर दिया, हरा दिया। तो अभी हमने बताया था कि इसको शुरुआती दौर में अफगान परेशान किए और इसको गद्दी पर बैठने के लिए चैलेंज था। एक तरफ अफगान अटैक कर दिए और इसको चिंता हो गई कि हम अगर अफगानों को नहीं हराते हैं तो हमको गद्दी से छोड़ना पड़ेगा, अर्थात हमको ये सब घेर लेंगे और हमको गद्दी छोड़ना पड़ सकता है। तो इस तरह से देवरिया के युद्ध में 1531 में प्रारंभिक समय में हुमायूं ने अफगानों को क्या कर दिया, हरा दिया। चौसा का युद्ध बक्सर में 1539 में लड़ा गया। किसके बीच हुआ, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। प्रश्न आता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी के को उस टाइम शेर खां के नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी से बुरी तरह पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ, तो हुमायूं पराजित हुआ। अब कह रहा है हुमायूं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। अब कह रहा है कि इस विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की क्या उपाधि प्राप्त की, मतलब ग्रहण की, अर्थात धारण की। तो शेरशाह सूरी का नाम पहले शेर खां था और शेर खां जब चौसा का युद्ध में विजय प्राप्त करता है और हुमायूं को गद्दी से हटाने के बाद हुमायूं बचकर भाग जाता है, इसके बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि ग्रहण की। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में करा शेरशाह ने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। हुमायूं का दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण क्या हो गया, समाप्त हो गया। कब, 1540 में। यहाँ से तो हुमायूं ऑलरेडी भाग चुका था। इसके बाद यहाँ से दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कौन कर लेता है, तो शेरशाह सूरी कर लेता है। इसके बाद वह सिंध और ईरान चला गया। कौन चला गया, तो हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़कर 1540 में किस युद्ध के बाद, बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के बाद वह ईरान की तरफ चला जाता है। ठीक है, करा कि इसके बाद वह सिंध और ईरान चला गया, जहां वह 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। मतलब 1540 से 1555 के बीच वह ईरान और सिंध प्रांत में गुजारा किया। किसने, तो हुमायूं ने किया। अब बात करते हैं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो सिकंदर शाह सूरी को हराकर हुमायूं ने दिल्ली पुनः प्राप्त कर ली। किसको हराकर, सिकंदर शाह सूरी को हराकर पुनः अधिकार कर लिया। तो शेरशाह सूरी के बाद सिकंदर शाह सूरी आता है, ठीक है, और इसको हराकर दोबारा हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। अब हम बात करते हैं भैया निर्वासन काल में इसके क्या क्या इसके साथ हुआ और इसने क्या क्या किया। तो 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। किसने, तो हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। ठीक, और उनसे अकबर का जन्म हुआ। 1542 में अकबर का जन्म होता है हमीदा बानो के द्वारा और हुमायूं इसका पिता हो जाता है। करा हुमायूं के लौटने में ईरान के शासक शाह तमाश्प ने सहायता किया था। मतलब दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए और सहायता करने के लिए हुमायूं का साथ किसने दिया था, तो ईरान के शासक शाह तहमास्प ने सहायता किया था। 1556 ईस्वी में दिल्ली के दिनपनाह उसकी द्वितीय राजधानी में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो हुमायूं की दूसरी राजधानी थी दिनपनाह, वहाँ पे दिनपनाह में जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। करा उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में उसका मकबरा बनवाया। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया है, तो गुलबदन बेगम ने किया है। और ये आपका हुमायूं नामा है और ये आपका गुलबदन बेगम। तो ये ध्यान रखिएगा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। कभी ये आपके एग्जाम में आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया है, तो गुलबदन बेगम ने किया है, हुमायूं ने नहीं किया है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब आपका इधर हुमायूं 1540 से 1555 के बीच गायब था, उस दौरान भारत में दिल्ली की गद्दी पर कोई शासक बैठा, तो वह शासक था 1540 से 1555 के बीच कौन, तो शेरशाह सूरी था। कौन था भैया, तो शेरशाह सूरी। इसके बारे में जानते हैं। शेरशाह सूरी का नाम क्या था, तो फरीद खान था। क्या नाम था, फरीद खान। हसन खान जागीरदार सासाराम का पुत्र था, अर्थात इसके पिता सासाराम के जागीरदार थे और यह उनका पुत्र था। करा कि एक बाघ को मारने के बाद शेर खां की उपाधि मिली,
अर्थात शेरशाह सूरी ने एक शेर को मतलब एक बाघ को मार दिया, जिसकी वजह से इसको शेर खां का उपाधि दिया गया था। जबकि इसका नाम मूल नाम क्या था? फरीद खान। अर्थात फरीद खान ने बाघ को मार दिया, जिसकी वजह से इसको शेर खां का उपाधि मिला। भारत में द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश की इसने क्या किया? स्थापना किया। अर्थात द्वितीय अफगान वंश की अर्थात सूरी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो शेरशाह सूरी था। अब यह इसके हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, प्रशासनिक विशेषताएं। तो कबूलियत और पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। पट्टा प्रणाली क्या होता है? तो खेत जमीन होता है, आज भी हमारे यहाँ पट्टा प्रणाली होता है। पट्टा प्रणाली 99 साल का पट्टा होता है। जैसे गरीबों को सरकार जमीन देती है तो 99 साल तक दे दी होती है। 99 साल के बाद रिन्यूअल कराने के लिए तो उसी व्यक्ति को मिलेगा, तो फिर किसी नए व्यक्ति को अलाट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग पट्टा बोलते हैं। 99 साल का करा कि पट्टा भूमि की माप और कर की दर लिखी होती थी। मतलब जितनी भूमि आपको पट्टा होती थी आपके नाम से, उतना उसका कर देना यह लिखित होता था। करा कि कबूलियत क्या है? तो कबूलियत किसान द्वारा कर चुकाने की लिखित सहमति थी। अर्थात कबूलियत के द्वारा किसान को क्या देना होता था? लिखित टैक्स कर देना होता था। करा राजस्व प्रणाली। करा कि औसत उत्पादन का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। अर्थात बीघा के अनुसार हमारे भारत में ये 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, और 1 बिस्सा 20 धूर का होता है, और 20 बिस्सा का 1 बीघा होता है। ठीक है, तो बीघा के अनुसार ये कर हिस्सा लिया जाता था, 1/3 हिस्सा लिया जाता था। समान तौल माप प्रणाली हेतु गजे सिकंदरी की शुरुआत किया। तो क्वेश्चन आता है कि गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। और यह किसके लिए किया था? तो समान माप तौल के लिए गजे सिकंदरी चलाया था। रुपया नामक चांदी का सिक्का। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि रुपया शब्द सर्वप्रथम इसी के शासन काल में आता है, जो चांदी के सिक्के के रूप में रुपया आता है। रुपया नाम शेरशाह सूरी के ही शासन काल में आता है, और इसने रुपया नामक चांदी का क्या चलाता है? सिक्का प्रचलन में लाया गया। यह भारत में अस्थाई मुद्रा प्रणाली का आरंभ माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में अस्थाई मुद्रा प्रणाली या रुपया का संचालन, रुपया नाम से संचालन करने वाला, मुद्रा संचालन करने वाला कोई शासक था तो वह शेरशाह सूरी था। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सड़क एवं व्यापार। तो दोस्तों इसने भारत में सबसे लंबी उस टाइम की जो सड़क का निर्माण इसने कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं। यह आपके कोलकाता से पेशावर तक, अब वर्तमान में कोलकाता से अमृतसर तक है। अब बात करते हैं करा ग्रैंड ट्रंक रोड, उत्तरा पथ इसको कहते हैं, को पुनः विकसित किया। यह मार्ग कलकत्ता से पेशावर तक फैला हुआ था। लेकिन दोस्तों ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो उत्तरा पथ है, सर्वप्रथम किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसी को इसने क्या किया? मैप पर पा गया, अर्थात समझ गया, और इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से दे दिया। अब बात करते हैं दोस्तों करा इस मार्ग पर सराय विश्राम गृह बनवाई। जैसे आज भारत में जो हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, सड़कें होती हैं, उस पर आप देखेंगे कहीं इस बस स्टॉप या विश्राम गृह बना होता है, उसी तरीके का इसने अपने सड़कों पर ग्रैंड ट्रंक रोड पर विश्राम गृह बनाया। करा व्यापार, संचार और सैनिक गति के लिए यह मार्ग क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। लेकिन संचार का व्यवस्था, तो ध्यान रखिएगा कि डाक व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। उस टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था दोस्तों, आज तो मोबाइल हो गई है, डाक व्यवस्था लुढ़क गई है, यहाँ तक कि बीएसएनएल भी लुढ़क गया, भारत संचार निगम लिमिटेड भी लुढ़क गया है। लेकिन इसने डाक व्यवस्था की स्थापना कराया, और इसने सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाने की भी बात इसने कहा था, काम कराया था। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण निर्माण कार्य में इसका क्या है? तो रोहतासगढ़ का किला बिहार में है, इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, और किला एक कुहना और पुराना किला दिल्ली में बनवाया। तो इसके महत्वपूर्ण निर्माण में यह आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है कि इसके समकालीन कवि कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन कवि थे। और आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी एक साहित्यकार और एक अच्छे और बहुत बड़े साहित्यकार थे, जिन्होंने पद्मावत की रचना किया है। क्वेश्चन आता है कि पद्मावत की रचना किसने किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी रचना क्या है? तो भैया पद्मावत है। इनकी रचना क्या है? तो पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत इनकी रचना है। अब कह रहा है दोस्तों कि
1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में कलिंजर किले बुंदेलखंड के युद्ध के दौरान बारूद विस्फोट से किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है कलिंजर में। ठीक, करा कि समाधि इसकी कहाँ है? तो सासाराम बिहार में इसकी क्या है भैया? तो समाधि है। करा उत्तराधिकारी इसका कौन था? तो इस्लाम शाह सूरी और आदिल शाह सूरी। अंतिम शासक कौन था? तो आदिल शाह सूरी था 1555 तक, जबकि इस्लाम सूरी 1545 से 1553 तक। अंतिम शासक सूरी वंश का यही था और इसी को हराकर हुमायूं कहाँ बैठता है? गद्दी पर बैठ जाता है दोबारा। अब बात करते हैं दोस्तों, तो वो था आपका हुमायूं और सूरी की बात। अब बात करते हैं 1556 से 55 तक, तो मैंने बता दिया सूरी और हुमायूं का। अब 1556 में आते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने जाना कि हुमायूं के निर्वासन काल में अकबर हमीदा बानो बेगम ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था अकबर, अर्थात अकबर हुमायूं का बेटा था। ठीक, करा कि जन्म 1542 में अमरकोट राजस्थान में हुआ। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इसके अकबर का? तो जलाल नाम था। करा मृत्यु के बाद दफनाया गया सिकंदरा आगरा के पास। मतलब मृत्यु के बाद अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में आगरा के पास दफनाया गया। करा कि 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कलनौर पंजाब में बैरम खां द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। अर्थात बैरम खां ने अकबर को गद्दी पर कब बैठाया? तो 14 फरवरी 1556 को कलनौर पंजाब में बैरम खां द्वारा गद्दी पर इसको बैठाया गया। कितने वर्ष की आयु में? तो 13 वर्ष की आयु में बैठाया गया। अब बात करते दोस्तों, करा मालवा विजय 1562 में इसने मालवा विजय अर्थात बाज बहादुर को हरा दिया। किसको हराया? तो बाज बहादुर को अकबर ने हरा दिया। अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण युद्धों में, महत्वपूर्ण युद्ध एवं विजयों में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध था जो 1576 में इसने लड़ा। और राणा प्रताप बनाम अकबर की सेना, इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो अकबर का जो सेनापति था मान सिंह था। और मान सिंह ने राणा प्रताप से लड़ाई किया और वहां पे राणा प्रताप हार जाते हैं। और राणा प्रताप हारने के बाद अकबर की क्या होती है? विजय होती है। और राणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, राणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, भले अकबर विजयी हुआ लेकिन राणा प्रताप ने अकबर से समझौता नहीं किया। हारने की बात मतलब झुकने की बात उन्होंने नहीं किया, समर्पण नहीं किया। उन्होंने ये ठान लिया था कि मर जाना ठीक है लेकिन इसके हाथ आना ठीक नहीं, अर्थात झुकना नहीं चाहा राणा प्रताप ने और आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन वहां पर अकबर की हल्दी घाटी में विजय होती है। करा बिहार और बंगाल का विलय 1576 में मुस्लिम अफगानों को हरा दिया और इस तरह से बिहार और बंगाल का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। अब बात करते हैं अहमदनगर 1600 ईस्वी में दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण विस्तार किया। मतलब अहमदनगर 1600 ईस्वी में इसने दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण विस्तार किया। ठीक, अब बात करते हैं कि खानदेश और आसिरगढ़ 1601 ईस्वी अंतिम प्रमुख विजय दक्षिण भारत की ओर इसकी थी। तो अकबर की अंतिम जो विजय प्राप्त उसने किया 1601 ईस्वी में खानदेश और असीरगढ़ अंतिम प्रमुख विजय इसने दक्षिण भारत की ओर प्राप्त किया था। चलिए अब इसके कार्यों के बारे में समझते हैं भैया। दिया है कि केंद्रीय प्रशासन मीर बख्शी सेना और सैनिक नियुक्तियों का प्रमुख अधिकारी था अकबर के शासनकाल में। करा कि वारिद गुप्तचर विभाग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था। गुप्तचर जैसे हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है उस तरह से। प्रांतीय प्रशासन क्या था? साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया। प्रत्येक सूबे को फिर सरकार, परगना, गांव में विभाजित किया गया। सूबेदार कानून व्यवस्था और न्याय का जिम्मेदार। दीवान राजस्व संग्रह का प्रमुख था। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो शेर शाह सूरी की प्रणाली को राजा टोडरमल ने संशोधित कर पुनः लागू किया। जो शेर शाह सूरी ने भूमि प्रणाली लागू किया था, ठीक है, उस प्रणाली को इसने क्या कर दिया? राजा टोडरमल ने बदल दिया। करा कि इसे कहा जाता है जब्ती प्रणाली या टोडरमल का अस्थाई बंदोबस्त, अर्थात टोडरमल का बंदोबस्त कहा जाता है। टोडरमल का बंदोबस्त कहा जाता है। अब करा दहसाला प्रणाली 1580 ईस्वी में पिछले 10 वर्षों की औसत से उपज पर आधारित था। दहसाला प्रणाली क्या था? तो 10 वर्षों की उपज पर आधारित इसने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की। अब प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं दोस्तों। तो प्रशासनिक व्यवस्था में भूमि की श्रेणियां क्या थी इसके शासनकाल में? तो प्रकार
पोलास था हर साल खेती योग्य भूमि बनाना। करा परौती क्या था, 1 से 2 वर्ष तक खाली छोड़ी गई भूमि। चाचर क्या था, तो 3 से 4 वर्षों तक अनुपयोगी भूमि। और बंजर क्या था, तो कभी उपयोग नहीं की गई भूमि, आज भी बंजर है। तो इस तरह से भूमियों को क्या कर दिया था, इसने बांट दिया था, इसके भूमि की श्रेणियां। अब बात करते हैं दोस्तों अकबर के नौरत्न के बारे में। तो अकबर के दरबार में नौरत्न थे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला था अबुल फजल। अबुल फजल क्या था भैया, तो दरबारी इतिहासकार, अकबरनामा इसने लिखा था और आईने अकबरी का लेखक था। आईने अकबरी उस टाइम की क्या थी, एक पत्रिका थी, जैसे हमारे यहाँ अरिहंत की आती है, घटना चक्र की आती है, इस तरह की पत्रिकाएं आती हैं ना भैया, आपको प्रतियोगिता दर्पण आती है, उस तरह की आईने अकबरी एक पत्रिका थी। अर्थात उसका संपादक कौन था, तो अबुल फजल था, अबुल फजल था। और ये दरबारी कवि था, ठीक है, जिसने अकबरनामा लिखा है। अब आते हैं फैजी के बारे में। फैजी क्या था भैया, तो प्रसिद्ध फारसी कवि और अबुल फजल के बड़े भाई थे, फैजी थे। अब बात करते हैं फकीर अजीउद्दीन की। फकीर अजीउद्दीन सूफी विद्वान और अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार। अकबर अध्यात्म की दुनिया में था, ध्यान रखिएगा। और अकबर के शासन काल में रक्षाबंधन की शुरुआत भी हुई थी, माना जाता है, जैसा कि रक्षा बांधने का प्रचलन और खिचड़ी की, मकर संक्रांति की भी शुरुआत इसके दौर में माना जाता है, लेकिन इसके दौर की शुरुआत मैं नहीं कर सकता। हाँ, इसके समय में खिचड़ी और रक्षाबंधन जैसे चीजें मनाई गई थी। चलिए, करा कि तानसेन रामतनु पांडे। अगर क्वेश्चन आता है भैया कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। और तानसेन का पुराना नाम या बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। ग्वालियर के ब्राह्मण दरबारी संगीतज्ञ अकबर ने इनको मियाँ की उपाधि दिया था। मियाँ की उपाधि तानसेन को दिया था, किसने, अकबर ने। करा कि बीरबल महेश दास, तो ध्यान रखिएगा, करा कि हास्य प्रिय विद्वान अकबर के प्रिय दरबारी दीन ए इलाही को अपनाया था। किसने, तो महेश दास ने, जिसका नाम था बीरबल, ठीक है, महेश दास ने दीन ए इलाही को अपनाया था। अकबर ने एक दीन ए इलाही के नाम से धर्म चलाया था, मतलब एक प्रथा चलाई थी। करा कि राजा टोडरमल वित्त मंत्री था, दीवाने अशरफ राजस्व प्रणाली की विशेषज्ञ था ये, ठीक है। करा कि राजस्व प्रणाली कौन चला रहा था उस टाइम, तो राजा टोडरमल। अगर क्वेश्चन आता है कि वित्त मंत्री कौन था अकबर के दरबार में, तो राजा टोडरमल होगा, और ये प्रश्न आता है भैया। करा कि राजा मान सिंह, ये सेना अकबर के ससुर का पोता, मान सब्दार और सेनापति था। अब आ रहा अब्दुल रहीम खान खाना, महान कवि और बाबरनामा तुर्की में अनुवाद किया था। बाबरनामा की तुर्की में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुल्ला दो प्याजा विद्वान और अकबर के सलाहकार के रूप में इसको जाना गया। तो इस तरह से दोस्तों ये अकबर के क्या थे, तो दरबारी थे। फैजी, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, रहीमदास, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, राजा मानसिंह और बीरबल। तो इस तरह से ये अकबर के 9 रत्न थे। अब बात करते हैं दोस्तों हम मनसबदारी प्रथा के बारे में। मनसबदारी प्रणाली क्या थी जो अकबर ने इसको प्रारंभ किया था, तो आरंभ में 1572, इसका आरंभ है 1572। गैर वंशानुगत प्रणाली, प्रत्येक मनसबदार को 2 स्तर पर रैंक दी जाती थी, जात और सवार। जात क्या, सैनिकों की संख्या, पद की प्रतिष्ठा। सवार क्या था, तो घुड़सवारों की संख्या। तो इस तरह से मनसबदार प्रणाली इसने लागू किया, जिसको 2 भागों में बांटता है, जात और सवार। जात क्या है, सैनिकों की संख्या, और सवार क्या, तो घुड़सवारों की संख्या, जो सेवा योग्यता के आधार पर होती थी। वेतन आमतौर पर जागीर के रूप में दिया जाता था। वेतन का मतलब कि वेतन के रूप में उनको जागीर दे दी जाती थी। चलिए, करा फतेहपुर सिकरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भैया आपको प्रश्न आते हैं। करा कि फतेहपुर सिकरी स्थापत्य कला के रूप में इसको जाना जाता है। फतेहपुर सिकरी विजयनगर। करा बुलंद दरवाजा 1572, इसमें बुलंद दरवाजा बनवाता है गुजरात विजय की उपलक्ष्य में। अर्थात जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है, ठीक है, 1575 में हल्दी घाटी का युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। कहाँ कराया, फतेहपुर सिकरी में कराया था, ठीक है। अब करा कि जामा मस्जिद जोधा भाई महल का निर्माण कराया। दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण कराया। करा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में इसने बनाया। फतेहपुर सिकरी में क्या बनाया, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में बनवाया। अब बात करते हैं धार्मिक नीति अकबर की क्या थी। तो दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति के बारे में भी प्रश्न आपको पूछ देता है एग्जाम में। दिया है यहाँ पर, करा तीर्थ यात्रा कर पिलग्रिमेज
टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स इसको बोलते हैं, 1563 ईस्वी में इसको समाप्त किया। अर्थात तीर्थ यात्रा कर अकबर ने सर्वप्रथम इसको समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा कि तीर्थ यात्रा किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने। करा कि जजिया कर 1564 में समाप्त किया। जी, जजिया कर जो लागू किया था मुगल वंश के शासक ने ही लागू किया था, और इसको समाप्त करने वाला कौन था, तो अकबर था। करा इबादत खाना प्रार्थना सभा फतेहपुर सीकरी में निर्मित, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों से क्या होती थी, चर्चा होती थी। करा दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में एक नया धर्म जिसका उद्देश्य था धार्मिक एकता, डिवाइन मोनोथिज्म। केवल बीरबल ही हिंदू था जिसने इसे अपनाया था। बीरबल की मृत्यु यूसुफजई विद्रोह को दबाते समय हो गई। तो दोस्तों दिन ए इलाही एक धर्म के नाम से अलग, ये प्रथा के नाम से, धर्म प्रथा के नाम से इसको चालू किया था 1582 में, और इसको अपनाने वाला प्रथम हिंदू था कौन, तो बीरबल था, जिसको हम महेश दास कहते हैं। और इसकी मृत्यु बीरबल की कब हुई थी, यूसुफजई विद्रोह को दबाते समय हो गई थी। तो ये थी अकबर का धार्मिक नीति था। दोस्तों अकबर ने कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ अच्छे काम किए थे। चलिए नेक्स्ट है करा की साहित्य, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा। अकबरनामा को किसने रचा था, मतलब अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था भैया, तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। करा प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों का वर्णन, द्वितीय भाग अकबर के शासन का वर्णन, तृतीय भाग आईने अकबर प्रशासन समाज संस्कृति का वर्णन, कर सेना आदि का विस्तृत विवरण है। तो मतलब ये 3 भागों में ये है कौन, अकबरनामा 3 भागों में है। ठीक है, प्रथम संस्करण, द्वितीय, तृतीय। क्या बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास था। ये प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अनुवाद और साहित्यिक संरक्षण। तो 1574 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन की स्थापना की गई। यह किसके समय में किया गया, तो अकबर के समय में। मतलब यहाँ पर दूसरी भाषा को हम ट्रांसलेट करते थे, कन्वर्ट करते थे, बदलते थे, अनुवाद करते थे। करा यहाँ विभिन्न धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी में क्या कराया जाता था, देखिए अनुवाद। मतलब ये जो आपका मकतब खाना था, यहाँ पे फारसी में विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद कराया जाता था। करा महाभारत का अनुवाद रजमनामा युद्ध का ग्रंथ के नाम से हुआ। अकबरनामा का अनुवाद किस रूप में हुआ, तो हेनरी वेवरेज द्वारा, अकबरनामा का अनुवाद हेनरी वेवरेज द्वारा 20वीं सदी में अंग्रेजी में किया गया। करा है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को माना जाता है। देखिए बहुत शानदार, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो अकबर ही एकमात्र था जो हिंदी साहित्य पर फोकस किया था। करा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 और रानी एलिजाबेथ के शासनकाल यह काल भी मेल खाता है। मतलब ये कह रहा है कि उधर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उधर होती है और इधर अकबर का शासनकाल चल रहा होता है। अकबर की मृत्यु के बारे में अगर जाने तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है, तो सिकंदरा आगरा में होती है। कहाँ होती है भैया, तो सिकंदरा आगरा में इसकी समाधि भी है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है, सिकंदरा आगरा में इसकी समाधि है। तो इस तरह से ये आपका अकबर का शासनकाल रहता है। अकबर के जाने के बाद अर्थात अकबर की मृत्यु के बाद कौन बैठता है गद्दी पर, तो जहांगीर बैठता है। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। अर्थात जो आपको दिख रहा है वो 1605 से 1627 के बीच जहांगीर का शासनकाल होता है। प्रारंभिक जीवन और उत्तराधिकार, असली नाम इसका क्या था जहांगीर का, तो सलीम नाम था। क्या नाम था भैया, सलीम। जन्म अकबर के समय शेख सलीम चिश्ती की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तो सलीम पड़ गया। लफड़ा यहाँ पर भी है। कराए गद्दी पर बैठने के बाद नाम रखा गया जहांगीर, दुनिया का विजेता। अर्थात क्वेश्चन आता है कि किस मुगल वंश के शासक या किस मुगल शासक को दुनिया का विजेता के नाम से उपाधि दी गई थी, तो क्या होगा, दुनिया का विजेता जहांगीर। समाधि इसकी कहाँ है, तो लाहौर पाकिस्तान में। जहांगीर की समाधि कहाँ है, तो लाहौर पाकिस्तान में है। तो जहांगीर अपने शासनकाल के लिए बहुत चर्चित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि महत्वपूर्ण घटनाएं, कह रहा 1606 में पुत्र खुसरो का विद्रोह, मतलब जहांगीर से उसके पुत्र का ही विद्रोह हो गया। कब हुआ, तो 1606 ईस्वी में हुआ। कब हुआ भैया, तो 1606 में। कह रहा जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। कह रहा उसे गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु का समर्थन मिला। किसको मिला, पुत्र खुसरो को मिला।
कहा विद्रोह दबाने के बाद गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई। मतलब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या करा दिया, फांसी दिलवा दिया। ठीक है, मुगलों द्वारा फांसी पाने वाले पहले सिख गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। हालांकि दोस्तों इसका रहस्य कुछ और है और विवाद भी कुछ और है, लेकिन इतिहास में कुछ और लिखा गया है। गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों दी गई इसका रहस्य ही कुछ और है, लेकिन इतिहास में तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। हालांकि इसके ही शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को फांसी दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, बहुत शानदार क्लास थी। और नेक्स्ट क्लास हम लेकर जहांगीर की शासनकाल के बारे में, व्यवस्था के बारे में नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहेगा और एग्जाम माइंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस क्लास से आपको जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। और यह इस तरह के चित्रात्मक जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और यह एक बेहतरीन क्लास थी दोस्तों। अगली क्लास हम पार्ट मुगल वंश का पार्ट 3rd क्लास अर्थात पार्ट 3 क्लास जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।